प्यारे बच्चों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझने से पहले कुछ बातों को समझ लेना ज़रूरी है। थोड़ा सा इस बात को समझिए। सपोज़ आपके पास ये कोई एक सिस्टम है ए। अगर इस सिस्टम से एनर्जी रिलीज़ हो तो इस सिस्टम की एनर्जी में कमी आएगी। क्या हो? एनर्जी रिलीज़ हो तो इस सिस्टम की एनर्जी में कमी आएगी और ये सिस्टम और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी किसी सिस्टम की एनर्जी में अगर कमी आती है तो वो सिस्टम और भी ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसी का अपोजिट कि अगर कोई सिस्टम एनर्जी को गेन करता है, किसी सिस्टम की एनर्जी को आप बढ़ाएं, सपोज़ ये दूसरा सिस्टम है बी, इस सिस्टम में एनर्जी इंक्रीज़ करे किसी भी वजह से, तो ये सिस्टम फिर अनस्टेबल हो जाएगा। और अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि पूरी केमिस्ट्री में सारा खेल किस बात का है? स्टेबिलिटी का है। तो अगर कोई सिस्टम एनर्जी का लॉस करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है या उसकी एनर्जी में कमी आती है तो वो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। अब समझते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए, अगर किसी एटम के, कोई न्यूट्रल एटम है और उसके वैलेंस सेल में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, सपोज़ ये कोई एटम है, ये न्यूट्रल एटम का ये न्यूक्लियस है, ये उसके चारों तरफ इसके सेल्स हैं। ठीक। और पूरे ब्रह्मांड में कहीं एक इलेक्ट्रॉन घूम टहल रहा था आराम से। सपोज़ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम टहल रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ इस एटम के पास आए और इसके वैलेंस सेल में एंट्री करे तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन पर, जो यहाँ ब्रह्मांड में पहले यूनिवर्स में आराम से घूम टहल रहा था, लेकिन घूमते टहलते ये इस एटम के वैलेंस सेल में आ गया, तो अब ये न्यूक्लियस इस वैलेंस सेल पर अपना अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आया है यूनिवर्स से घूमते हुए वो निगेटिवली चार्ज है और आपका न्यूक्लियस कैसा? पॉजिटिवली चार्ज है। तो अट्रैक्शन फोर्स जब अप्लाई होगा तो क्या होगा? देखिए, फिजिक्स का एक कॉमन सा लॉ है कि जहाँ कहीं भी अट्रैक्शन होता है वहाँ एनर्जी का लॉस होता है। याद कर लीजिए इस चीज़ को। वेयर देयर इज अट्रैक्शन या लव, देयर इज ए रिलीज और लॉस ऑफ एनर्जी। जहाँ कहीं भी अट्रैक्शन होगा, लॉस ऑफ एनर्जी ज़रूर होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से घूमते हुए, यूनिवर्स से घूमते हुए इस एटम के वैलेंस सेल में आएगा तो न्यूक्लियस इस पर अपना अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा और इस वजह से ये न्यूक्लियस जब अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा एटम एनर्जी का लॉस करेगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वहाँ एनर्जी का लॉस होगा। अरे बस इसको साधारण इस तरह से समझिए। सपोज़ आप अपनी क्लासमेट को लेकर रेस्टोरेंट में जाएंगे और उससे ज़्यादा क्लोजनेस होगी आपकी, तो आपकी पॉकेट मनी या आपके पैसों का, यानी कि आपकी एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं? डर्टी माइंड्स सीधे तरीके से नहीं समझते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स से घूमते हुए यहाँ वैलेंस सेल पे आया, इस न्यूक्लियस ने इस पर अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाया और उसकी वजह से ये पूरा एटम, जो कि एक सिस्टम की तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं, ये एनर्जी का लॉस करेगा। और जब एनर्जी का लॉस करेगा तो और भी स्टेबल होगा।
जितनी एनर्जी का लॉस ये एटम करता है उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज़ हुई है किसी एटम की, उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं और इसको हम डेल्टा एच ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनाई हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की? द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to valence shell of isolated gaseous neutral एटम। ठीक, तो डेफिनेशन समझ में आ गई अब कि किसी एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो एनर्जी रिलीज़ होगी, उस रिलीज्ड एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अच्छा, अब यहीं पर एक चीज़ और समझिए, जब ये इस सिस्टम में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आके एंट्री करेगा, न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन फोर्स उस बाहरी इलेक्ट्रॉन पर लगाना शुरू करेगा, तो इस एटम से एनर्जी का लॉस होगा, इस सिस्टम से एनर्जी का लॉस होगा। तो इस सिस्टम ने पूरी एनर्जी का अपनी लॉस किया है। तो जब सिस्टम एनर्जी का लॉस करता है तो इसी साल थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे कि जब सिस्टम एनर्जी को लूज़ करेगा तो उस एनर्जी को हम साइन देते हैं माइनस। इसीलिए आपका ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू माइनस में रहती है। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू काहे में रहती है? माइनस साइन में रहती है। अब यहीं से एक और टर्म क्वाइन होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शब्द जो है ये आया है अफेक्शन से। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, यानी किसी एटम को इलेक्ट्रॉन से कितना प्यार है। अब सपोज़ किसी एटम को इलेक्ट्रॉन से प्यार है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस एटम में बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और अपनी एनर्जी को रिलीज़ करके वो एटम स्टेबल होगा। यही तो अफेक्शन का मतलब हुआ केमिस्ट्री के हिसाब से। इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। बस फ़र्क इतना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक ही चीज़ हैं, बस इनके साइन में अंतर होता है कि ई ए इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ई जी। केवल साइन का अंतर होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अपोजिट साइड की होगी। ठीक, या उल्टा भी इसको लिख सकते हैं, और डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस ई ए। समझ में आई बात? तो दोनों एक ही चीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहिए या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहिए, बस दोनों में साइन का अंतर है। अब चूँकि इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, इस वजह से ये कैसी प्रोसेस हो गई? चूँकि एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसलिए ये हमारी हो जाएगी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, अब देखिए ज़रा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ की बात कर लेते हैं। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए, सपोज़ ये एटम ए है
इस एटम ए में जब बाहर से पहला इलेक्ट्रॉन आया तो ये ए माइनस में कन्वर्ट हो गया और इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था वो डेल्टा एच ई जी 1 था मान लीजिए, और ये किस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ। अब इस ए निगेटिव में अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर ऐड करना चाहें तो अब ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, A2 निगेटिव में, A2 निगेटिव में। लेकिन अब जरा इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये यूनी निगेटिवली चार्ज सिंगल निगेटिव चार्ज से ये एनायन है, और एनायन और इस इलेक्ट्रॉन में दोनों में सेम चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो अब ये जो एनायन है ए निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि रिपेल करेगा। जब अट्रैक्ट करता तो एनर्जी रिलीज होती, लेकिन जब रिपेल करेगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यानी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, इसमें आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी अब यहाँ पर आपका जो डेल्टा एच ई जी 2 आएगा उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। ये वैल्यू कैसी थी, डेल्टा एच ई जी 1 की वैल्यू कैसी आई थी, निगेटिव। ठीक, तो अब जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव है तो ज़रा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1 की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हम लोगों ने इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही चीज़ है, बस उसमें साइन का अंतर होता है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात अगर करें EA2, ये किस साइन के साथ मिलेगी हमको, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इस वजह से ये कैसी हो जाएगी, आपकी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक, अब अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैलकुलेट करें इस पूरी प्रोसेस के लिए, तो इस पूरी रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि A+2E इज इक्वल टू A2 निगेटिव, यही तो रिएक्शन हो रही। और डेल्टा एच ई जी कितना आएगा, देखिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब ये जो वैल्यू आएगी एक्सपेरिमेंटली जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती, सपोज मान लेते हैं यहाँ ये 100 यूनिट आएगा, और ऊपर वाला जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये शायद आपका केवल 10 यूनिट का हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन का फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना यहाँ रिपल्सन का होगा। इसी वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी कैसी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा होगी, तो ये निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, ये कम रहेगा, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू निगेटिव में आएगी। तो ये इस तरह से आप सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को समझ सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप इसी जगह आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन है, EA1 यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, जबकि EA2 इज निगेटिव। वाई, आपने अभी अभी आंसर किया है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव आती है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव क्यों है, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल आप अपने ब्रेन से आंसर करने की कोशिश कीजिए। मैं दे रहा हूँ आपके लिए कि फॉर्मेशन ऑफ मल्टी वायलेंट anion is always
accompanied by negative इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मल्टी वैलेंट एनायन, यही पूरी प्रोसेस है। ये जो मैंने आपको समझाया है उसी का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आप अपनी नोटबुक पर लिखने की कोशिश कीजिए अपनी भाषा में, मैंने यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी अफेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करेंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करेगा वो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, वो होगा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब देखिए, जितने ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में, यानी कि उतनी ही ताकत से ये न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही अच्छी होगी। यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट कर सकता है उसको देखिए, ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड साइज। देखिए, अगर एटम का साइज़ बहुत बड़ा है तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा इस एटम में, उसके और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, और जब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ मोर, तो इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अपना अट्रैक्शन फोर्स उतने अच्छे से लगा नहीं पाएगा, और जब अपना अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस लगा नहीं पाएगा तो इसका मतलब अफेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी ईए साइज़ किसी भी एटम का अगर एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस अगर ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ईए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ या एटॉमिक रेडियस। थर्ड फैक्टर जो इस पर असर डालता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मामले में आप जानते हैं कि जो हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड कन्फिगरेशन होते हैं, ये क्या होते हैं? मोर स्टेबल। और अगर कोई एटम मोर स्टेबल कन्फिगरेशन में है और आप उसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करोगे, सपोज़ ये जो एटम हमने बना रखा है ये कम्प्लीटली फील्ड कन्फिगरेशन में आता है, अब बाहर से आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इसका कम्प्लीटली फील्ड कन्फिगरेशन या हाफ फील्ड कन्फिगरेशन डिस्टर्ब होगा और ये चला जाएगा पार्शियली फील्ड कन्फिगरेशन में, जो कि स्टेबल नहीं होता है। तो पूरी केमिस्ट्री किस बात की तरफ जाती है? वो जाती है स्टेबिलिटी की तरफ। तो अगर पहले से स्टेबल कन्फिगरेशन है तो वो एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। बात समझ में आई? अब आइए डिस्कस करते हैं इसका पीरियोडिक टेबल पर ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड चलिए पहले डिस्कस करते हैं पीरियड में। पीरियोडिक टेबल होपफुली आप सबने खोल रखी होगी अपने सामने। देखिए, जब आप किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट ऐसे मूव करते हैं, पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखिए और किसी भी पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आप पाएंगे कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है जब आप लेफ़्ट टू राइट किसी पीरियड में ऐसे मूव करते हैं। अब जब लेफ़्ट टू राइट आप मूव करते हैं और आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज़, एटॉमिक साइज़ आपका घटता जाएगा।
जब एटॉमिक साइज घटता जाएगा, तो यहाँ देखिए जब फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव किया हमने, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज़ घटा, और जब साइज़ घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज़ यानी कि एटॉमिक रेडियस कम होती है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ कम होता है तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ता है। तो जनरलाइज्ड वे में हम कह सकते हैं कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी। बात समझ में आई। इसी तरह से अब अगर ग्रुप में हम डिस्कस करें, देखिए ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारा साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। ग्रुप में जब ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और जब साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑटोमेटिक आपकी इस रिलेशन के हिसाब से डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें भी आपको सुविधा हो वो काम कर लीजिए। चलिए अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक्सेप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमने पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड को डिस्कस कर लिया है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, और आपके कॉम्पिटिशन्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर एक्सेप्शंस से ही उठा के बनाए जाते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को आप केमिस्ट्री में पढ़ें तो एक्सेप्शंस को कतई मत छोड़िए। तो चलिए एक एक करके पीरियोडिक टेबल में जो भी एक्सेप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला एक्सेप्शन है आपका पीरियड 1 में। कहाँ पर है, पीरियड 1 में। और आप सभी लोग अपनी पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए, जो आपने खोल रखी होगी, आपकी केमिस्ट्री की बुक में ही पीरियोडिक टेबल होगी, उसको खोल लीजिए और पीरियड 1 को ध्यान से देखिए। पीरियड 1 में देखिए सबसे लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन ग्रुप 1 में, और इधर साइड ग्रुप 18 में आप देखेंगे तो आपको हीलियम मिलेगा। होना ये चाहिए कि पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है, तो इस हिसाब से हीलियम की वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता इसका उल्टा है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हीलियम से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए हीलियम एक इनर्ट गैस है। आपका ग्रुप 18 में सारी इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस में कैसा कन्फिग्रेशन होता है, स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे हीलियम का हम देखें He4, तो इसका कन्फिग्रेशन आएगा 1s2 2s2। तो 2s2 ये कैसा कन्फिग्रेशन है, कंप्लीटली फिल्ड। और कंप्लीटली फिल्ड कन्फिग्रेशन कैसा होता है, एक स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है। तो जब हीलियम का एटम पहले से ही बहुत स्टेबल है तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आप उसमें ऐड करना चाहेंगे तो वो उसको लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे उसकी स्टेबिलिटी में कमी आ जाएगी। इस वजह से उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कम रखता है। अब आ जाते हैं सेकेंड पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं। पीरियड 2। पीरियड 2 में जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट आपको दिखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिथियम दिख रहा होगा, फिर बेरिलियम दिख रहा होगा, फिर बोरान दिख रहा होगा, फिर कार्बन दिख रहा होगा, फिर नाइट्रोजन दिख रहा होगा, फिर ऑक्सीजन दिख रहा होगा, फिर फ्लोरीन दिख रहा होगा, फिर नियान दिख रहा होगा। दिख रहा है ना इस तरह से। अब अगर इनका हम कन्फिग्रेशन को ध्यान से देखें आप, तो कन्फिग्रेशन में आपका ये लिथियम का 2s1 जाएगा, हम सिर्फ वैलेंस सेल का ले रहे हैं। बेरिलियम में 2s2 और बोरान में 2p1 है, और कार्बन में 2p2 और नाइट्रोजन में 2p3
2p3 और ऑक्सीजन में 2p4 हैं, और आपका फ्लोरीन में 2p5 आ जाएगा और नियॉन में 2p6 आ जाएगा। अब ज़रा इन कन्फिग्रेशंस को अगर आप देखें ध्यान से, तो नियॉन के केस में आपको एक कम्प्लीटली फिल्ड स्टेज मिलेगी, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, कम्प्लीटली फिल्ड स्टेज, मोर स्टेबल, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो ऐड होना नहीं चाहेगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बहुत कम मिलेगा आपको। वहीं अगर इस फ्लोरीन को आप देखें तो फ्लोरीन के पास 2p5 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो तो इसको मिल जाएगा 2p6 का कन्फिग्रेशन, जो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, यानी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से लेना चाहेगा, बहुत प्यार से लेना चाहेगा। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन को आप देखो तो यहाँ पे ये 2p3 का कन्फिग्रेशन लेके बैठा है, यानी हाफ फिल्ड, यानी ये भी स्टेबल है। तो जब स्टेबल है तो ये भी आपका इसको इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ना लेने वाले कौन कौन से हो गए, नियॉन सबसे पहले, यानी नियॉन का सबसे कम आ जाएगा, ठीक है, नियॉन। और फिर यहाँ आप देखिए ज़रा ध्यान से, इधर ये बेरिलियम को, बेरिलियम का भी कन्फिग्रेशन कैसा है, 2s2 कम्प्लीटली फिल्ड, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को किसी कीमत पर लेना नहीं चाहेगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम रहेगा। तो नियॉन, नियॉन के बाद आता है आपका बेरिलियम स्टेबिलिटी की वजह से, और बेरिलियम के बाद स्टेबिलिटी की ही वजह से, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन की वजह से आ जाता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद फिर आपका तब आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद आता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है आपका कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन। और देखिए फ्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रॉन को बड़े प्रेम से लेना चाहता है, इस वजह से फ्लोरीन का सेकेंड पीरियड में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। वैसे पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो आप दो फैक्ट्स याद रखें कि क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट EA इन पीरियोडिक टेबल, और इस फैक्ट को आप क्लोरीन का याद रखें, वो यहीं पर आपने समझ भी लिया है, सॉरी फ्लोरीन को आपने समझा है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होता है, और ग्रुप 16 में आपका O है यानी ऑक्सीजन, इसका लोएस्ट EA रहता है, ठीक। तो ये दो फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे तो आगे क्वेश्चंस करने में आपको आसानी रहेगी। अब इसी तरह से अगला एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा है, थर्ड पीरियड एलिमेंट have more EA than second period elements. Third period elements have more EA यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी than second period elements। ये एक्सेप्शन क्यों है, देखिए जब आप सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में मूव करते हैं तो आप एक ही ग्रुप को ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में आते हैं तो ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को घटना चाहिए, यानी थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम उसका उल्टा ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका रीज़न क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या हो सकता है। देखिए जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट हैं उनका साइज बहुत कम होता है, क्या होता है,
साइज से यहाँ मतलब एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस है। साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज लेस, ये कम रहता है। अब जब साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट कम है तो क्या होगा, लेस स्पेस अवेलेबल फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रूव करने के लिए, उसके लिए बहुत कम स्पेस रहेगा, और जब बहुत कम स्पेस रहेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होने लगेगा तो फिर अफेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएगा, यानी आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो हो जाएगी सेकेंड पीरियड एलिमेंट की। थर्ड पीरियड एलिमेंट में चूंकि साइज ज़्यादा होता है तो इस वजह से स्पेस ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए और रिपल्सन काम नहीं करता, इसलिए थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहता है बनिस्बत सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के। बात समझ में आई। इस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। सपोज हम बात करें ग्रुप 13 की, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ग्रुप 13 की, तो अगर ग्रुप 13 की बात करें तो ग्रुप 13 में जो ट्रेंड मिलता है हमको वो इस तरह से मिलता है, एल्युमिनियम ग्रेटर दैन गैलियम ग्रेटर दैन इंडियम ग्रेटर दैन बोरान। अब देखिए बोरान सेकेंड पीरियड एलिमेंट था, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसका। इसी तरह से अगर ग्रुप 14 में हम बात करें, ग्रुप 14 में हमारे पास सिलिकॉन ग्रेटर दैन कार्बन ग्रेटर दैन जर्मेनियम ग्रेटर दैन टिन ग्रेटर दैन लेड। इसी तरह से अगर हम ग्रुप 15 का ट्रेंड देखें तो ग्रुप 15 का ट्रेंड है हमारा फास्फोरस ग्रेटर दैन नाइट्रोजन ग्रेटर दैन आर्सेनिक ग्रेटर दैन एंटीमनी और एंड दिस ग्रेटर दैन बिस्मथ। ग्रुप 16 का अगर ट्रेंड देखें, ग्रुप 16 में सल्फर ग्रेटर दैन सिलीनियम ग्रेटर दैन टेल्यूरियम ग्रेटर दैन ऑक्सीजन। ग्रुप 17 का अगर ट्रेंड देखें, ग्रुप 17 में सबसे हाईएस्ट क्लोरीन, इसीलिए लिखवाया था क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। तो क्लोरीन ग्रेटर दैन फ्लोरीन ग्रेटर दैन ब्रोमीन ग्रेटर दैन आयोडीन। तो ये आपके पूरी पीरियोडिक टेबल के एक्सेप्शंस लगभग कवर हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसी प्रॉपर्टी जो से आप नॉन मेटल्स में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो अब इसी पर बेस्ड जरा कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाएं जो प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे नीट में, चाहे जेईई में, चाहे AIEEE में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा फोकस बनाइए और इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, विच विल लूज इलेक्ट्रॉन मोर ईजिली। कौन इलेक्ट्रॉन को मोर ईजिली लूज करेगा, लिथियम एनायन या बोरॉन एनायन। कौन ईजिली लूज करेगा, लिथियम एनायन या बोरॉन एनायन। अब देखिए लिथियम एनायन का जो केस है या बोरॉन एनायन का जो केस है, यहाँ पर अगर हम कन्फिग्रेशन वाइज जाएं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5,
और बोरॉन एनायन का कितना हो जाएगा, 5 में 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p2 और 2p2 का कन्फिग्रेशन आपको कुछ ऐसा मिलेगा 1 2। ठीक, अब ये कैसा कन्फिग्रेशन होगा, क्या ये कम्प्लीटली फिल्ड है, नहीं। क्या ये हाफ फिल्ड है, नहीं। यानी ये कैसा हो गया, पार्शियली फिल्ड। कैसा हो गया, पार्शियली फिल्ड। और पार्शियली फिल्ड अरेंजमेंट कैसा होता है, लेस स्टेबल। अब लिथियम एनायन पे आइए, ये कैसा है 1s2। 1s2 आपका हो गया कंप्लीटली फिल्ड। और कंप्लीटली फिल्ड अरेंजमेंट कैसा होता है, मोर स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देगा क्या, ना तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ेगा और ना इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेगा, क्योंकि वो स्टेबल है। वो क्यों छेड़छाड़ करेगा अपने में। तो इस वजह से बोरॉन माइनस से इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड आयन रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक देन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस तरह से ये प्रोसेस हो रही कि ऑक्सीजन पहले 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है और O माइनस में कन्वर्ट होता है, फिर O माइनस 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है और O2 माइनस में कन्वर्ट होता है। अब ये वही सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला केस है। ठीक, तो इसमें ये 2 चीज़ें हो रही हैं, तो इसका कारण क्या है ज़रा देखिए, एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। O माइनस आयन विल रेजिस्ट द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये O माइनस आयन है, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। जब रिपल्सन लग रहा है तो आपको बाहर से ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन पर धक्का लगा के उसको O माइनस आयन को फोर्स करना पड़ेगा, यानी ताकत लगानी पड़ेगी, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये वाला तो सही लग रहा है। चलिए लेकिन अभी और सब देख लेते हैं। O हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो गलत है। O इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये भी गलत है। O माइनस इज़ लार्जर इन साइज, ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं। तो इस वजह से ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ये कोई एटम है X, ये कोई एटम है X। इस क्वेश्चन पे हैं हम लोग। ये कोई एटम है X जो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और X माइनस में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी। फिर यही X माइनस आयन 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करता है और X 2 माइनस में कन्वर्ट होता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ को जोड़ा जाए तो क्या वो लेस दैन 0 आएंगी, ग्रेटर दैन 0 आएंगी, इक्वल टू 0 आएंगी, या एलिमेंट पर डिपेंड करेगा। तो इसमें आप वही जो हमने सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला फंडा बताया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, निगेटिव, डेल्टा H Eg। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, निगेटिव वैल्यू, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाएगा। और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आपका निगेटिव आएगा। बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ज़्यादा आता है, यानी ये नेगेटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और ये पॉजिटिव वैल्यू बहुत कम होगी। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारी निगेटिव आएगी, यानी वो लेस दैन 0 होगा। यानी हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है। तो देखिए कैसे कॉन्सेप्ट को समझ के आप प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से लगा पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और N3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस पूरी प्रोसेस में ये डेल्टा H हीट इन्वॉल्व है। अब इस डेल्टा H के बारे में ही ये क्वेश्चन है। अब देखिए डेल्टा H का खेल कैसे होगा इसमें, इसको थोड़ा प्रोसेस से समझिए। N प्लस E ये आपका N माइनस देगा, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो डेल्टा H E G 1 है मान लीजिए।
ये वैल्यू चूँकि एनर्जी रिलीज होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इस n माइनस में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया तो ये n2 माइनस में कन्वर्ट होगा। यहाँ अब आपको मिलेगा डेल्टा Eg2, लेकिन यहाँ पर अब रिपल्सन होगा, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी अब, और इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। फिर इस n2 माइनस में अब जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये n3 माइनस में कन्वर्ट होगा, यानी ये डेल्टा H Eg3 हो जाएगा आपका, और ये भी आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव। और जब इन तीनों वैल्यूज़ को जोड़ेंगे तो ये ओवरऑल आपका पॉजिटिव आएगा, यानी ग्रेटर दैन 0 रहेगा। इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरेंज इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन अरेंज होना है? ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन एंड क्लोरीन। अब देखिए, हमने आपको बता दिया था कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, तो क्लोरीन यहाँ रख दिया सबसे ज़्यादा। फिर ऑक्सीजन का सबसे कम है, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में रख दिया। अब लड़ाई बची केवल सल्फर और आयोडीन के बीच में, इन्हीं दो के बीच में लड़ाई बच रही है। तो आयोडीन देखिए हैलोजन फैमिली में है। हैलोजन फैमिलीज बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार रखती हैं। हैलोजन फैमिली के जितने एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अफेक्शन है, जो प्यार है, वो बहुत ज़्यादा है। तो आप एक चीज़ याद कर लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज़्यादा होगा ग्रुप 16 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। क्यों? क्योंकि ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन हैं? आपके हैलोजन्स हैं, जो कुख्यात हैं इलेक्ट्रॉन से प्यार के लिए। आपने हमेशा पढ़ा होगा छोटे से Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इन सब के जो न्यूट्रल एटम है Cl, Br, I और F, इनका इलेक्ट्रॉन से प्यार बहुत ज़्यादा होता है। ये तुरंत इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यानी 17 में आयोडीन इसका ज़्यादा रहेगा, तो ये आयोडीन और उसके बाद ये सल्फ़र, और ये आपका ऑर्डर बन गया। तो होपफुली मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट समझा पाया होऊंगा। अच्छे से समझिए, और फिर रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप पढ़ें इस चैप्टर को, जब भी आप पढ़ें इन वीडियोस को, जब भी आप देखें पीरियोडिक टेबल के या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के, तो अपने सामने एक पीरियोडिक टेबल को खोल के ज़रूर रख लें। उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो मेरा ये एक मिशन है जिसके ज़रिए मैं गरीब बच्चों तक